अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला आज हमारा लेक्चर नंबर 53 शुरू हो गया, जो असली 53 है। लास्ट लेक्चर में गलती से 53 लिख दिया। तो शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन काफ़ी बड़ी डोमेन है। थोड़ा सा कैचअप कर लें, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की फीडबैक आई है कि आप कैचअप नहीं कर रहे, ठीक है। डिफेंस इन डेप्थ हम लोगों ने पढ़ा। हमने कहा लेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल जो सा हमारा डिफेंस इन डेप्थ है। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर हमने गेट्स एंड फेंसेस के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CISSP में ना दो क्वेश्चन जो से है ना इस तरह के आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। और फिर लाइटिंग के बारे में पढ़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास लाइटिंग का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उसके बाद आज हमने जो सा एक्सेस कंट्रोल पढ़ना है, और एक्सेस कंट्रोल से निकल के हम CCTV डोमेन और फोकल लेंथ और इस तरह की चीज़ों में पढ़ जाएंगे। कुछ चीज़ें जो सी मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता जाऊंगा एज पर मेरी आदत, ठीक है। तो ओनली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये ACS सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्को ACS या वो जो राउटर पे लॉगिन करने की अथेंटिकेशन वाले ACS सिस्टम जो से है, वो नहीं, हम उनको नहीं बात करें। मगर अगर हम उनको देखें तो ओवरऑल वो भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की एक सब कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। लाइक टेक्निकल कंट्रोल्स में आ जाते हैं, ठीक है। ओनली ऑथोराइज एक्सेस कंट्रोल जो ओवरऑल टर्म है, उसका मकसद है कि ऑथोराइज पर्सन को एक्सेस होनी चाहिए इनसाइड द कंट्रोल्ड एरिया। इनसाइड द कंट्रोल्ड एरिया वो सॉफ्टवेयर के अंदर एडमिन पैनल हो सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी की एक्सेस कंट्रोल हो सकती है, या बिल्डिंग की एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे हम फिजिकल सिक्योरिटी डोमेन की बात कर रहे हैं, तो हम फिजिकल सिक्योरिटी की बात करेंगे। इसीलिए अगर आप यहाँ पे इमेज देखें तो मैंने एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स के इमेजेस लगाए हुए कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में एंट्री के लिए कार्ड स्वाइप सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, रेटिना स्कैन होता है, डिफरेंट किस्म के सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो से हैं वो डिफरेंट किस्म के उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। हमारे घर के अंदर, आपके मेरे घर के अंदर स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या है? की एंड लॉक हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, टू द वेरी बेसिक लेवल, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे यार ये तो ताला कोई भी तोड़ सकता है, तो आप उसे जवाब दोगे यार ताला तो कोई तोड़ सकता है, मगर उसे तोड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिलेइंग टैक्टिक जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कुछ डिटेरेंट कंट्रोल्स होते हैं, कुछ डिलेइंग कंट्रोल्स होते हैं। तो ये डिलेड कंट्रोल्स है। अगर कोई घर में हो तो उसे पता चल जाए कोई दरवाज़ा तोड़ना चाह रहा है, वो 999 डायल कर लेगा, पुलिस को कॉल कर लेगा, या हेल्प के लिए किसी को पुकारेगा, ठीक है। कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन एट द फैसिलिटी प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है। कंट्रोल जो से हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, से फॉर एग्जांपल आपका आप जी डाटा वेयर हाउस बिजनेस में है, तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी लाइन है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फेंस लगा दें, यहाँ पे मेन एंट्री गेट लगा दें, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद इधर जो सी है लाइटिंग कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो से हैं CCTV कैमरे लगा दें, ठीक है। CCTV कैमरे लगा दिए, ठीक है। और फिर वेयर हाउस के भी कॉर्नर्स पे CCTV लगा दें। फिर इधर से एंट्री के लिए फिर स्वाइप कार्ड लगा दें, फिर स्वाइप कार्ड के आगे फर्दर कर दें। और अगर फर्दर सिक्योरिटी करनी है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही, तो यहाँ पे प्रॉपर बैरियर गेट्स वगैरह जो हमने बात की थी, ठीक है। कंट्रोल्स आर अप्लाइड कंसिस्टेंट विद आइडेंटिफाइड रिस्क। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जो से कंसिस्टेंटली लगाने चाहिए, ठीक है। और लगाने किस चीज़ के अगेंस्ट चाहिए? आइडेंटिफाइड रिस्क, ठीक है। आइडेंटिफाइड रिस्क ये है कि आप रह रहे हैं पहाड़ी इलाके में, ठीक है। और आप कहें यार फ्लडिंग के अगेंस्ट मैंने प्रोटेक्शन करनी है, जहाँ पे पिछले 100 सालों में फ्लड नहीं आया, और आप वहाँ पे £100,000 डॉलर का सिस्टम लगा दें, ज़रूरत नहीं पड़ती। आइडेंटिफाइड रिस्क नहीं है वो। और अगर आइडेंटिफाइड रिस्क है तो वो इतना हाई अप नहीं है इन द मैट्रिक के अंदर कि आप उसे इंप्लीमेंट करें। कंसिस्टेंट कंट्रोल से क्या मुराद है कि आपने बाहर तो बहुत हाई फाई किस्म की सिक्योरिटी लगा दी, या डाटा वेयर हाउस के अंदर, डाटा वेयर कह रहा हूँ, वेयर हाउस के अंदर एंट्री के लिए पासवर्ड लगाया हुआ 1234, ठीक है। या लोडिंग डॉक्स, या ये जो फायर एग्जिट की जो लोकेशंस हैं, अगर वेयर हाउस की यहाँ पे फायर एग्जिट लोकेशन है, ठीक है, ये फायर एग्जिट बना हुआ है, ये फायर एग्जिट बना हुआ है, और यहाँ पे वो जो हमारे सिगरेट पीने वाले हजरात हैं, वो पाकिस्तान, यूरोप, जिधर मर्जी चले जाएं, वो सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। उन्होंने हर 15 मिनट बाद ब्रेक लेनी होती है। नो ऑफेंस टू देम, उनका राइट है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फायर एग्जिट खोल के चले जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने पिछली 2-3 कंपनीज़ के अंदर फिज़िकल सिक्योरिटी जो से हैं टेस्ट करवाए थे, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। तो उनमें से 2 कंपनीज़ के टेस्ट के अंदर जो ऑडिटर्स ने रिपोर्ट दी थी, उसमें यही था कि फायर एग्जिट्स ऑफ द बिल्डिंग वर ओपन, ठीक है। तो उसके लिए फिर कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने ना एक स्मोकिंग एरिया जोन्स बना दिए थे कंपनी के अंदर। जिन लोगों ने सिगरेट पीनी तो वो उस एरिया के अंदर जाके सिगरेट पी सकते हैं। तो उससे फिर काफ़ी हद तक उस चीज़ को कम किया गया था, ठीक है। तो ये एक्सेस कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो से हैं फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, बायोमेट्रिक हो सकता है, कार्ड हो सकता है, की हो सकता है, ठीक है।
आगे आ जाता है कार्ड की टाइप्स कि ये जो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो कार्ड बेस्ड चल रहे होते हैं उनमें बहुत सारे कार्ड टाइप होते हैं। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप टाइप कार्ड होता है जिसके पीछे स्ट्रिप लगी होती है, आप सब ने वो देखा हुआ है, ठीक है। यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसका आ रहा है क्योंकि उनके तमाम जो से हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो से हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप हैं और वो क्लोन बड़ी इजीली हो जाता है, ठीक है। अब वो जो से हैं वो स्मार्ट कार्ड्स की तरफ मूव हो रहे हैं, मगर वो सुनने में आ रहा था कि 2016 के एंड तक कर लेंगे, मगर लग नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे सिस्टम उनके बहुत बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, तो इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर देम टू अपग्रेड, ठीक है। स्मार्ट कार्ड आप लोगों को पता है जिसमें माइक्रोचिप डली होती है एम्बेडेड इन इट, और एक टाइप ऑफ कार्ड होता है प्रॉक्सिमिटी कार्ड, ये मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी कार्ड क्या होता है कि आपके पास एक पिछली पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये आपके पास एग्जांपल है प्रॉक्सिमिटी कार्ड की, कि आपका ये जो सा है ये रिस्पॉन्डर और ये कार्ड है, और इस कार्ड के अंदर जो सा मिनी एंटीना टाइप सिस्टम लगा होता है और इसके अंदर 16 सेक्टर होते हैं, ठीक है। इस कार्ड की टाइप होती है और इसमें से एक टाइप होती है मेफेयर क्लासिक 1K, ठीक है। मेफेयर क्लासिक जो है ना ये ऑलरेडी हैक हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंपनीज इस चीज़ को यूज़ करती हैं। मेफेयर क्लासिक इतना कॉमन है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। इवन यूरोप के अंदर भी इतनी जगहों पे यूज़ हो रहा है जिसकी हद नहीं। और हमने पिछले दिनों अभी दो से तीन हफ्ते पहले की बात है कि हमने हमारी टीम में एक लड़का था, वो हमने हायर किया और वो जो है RFID क्रैकर था, तो उसके साथ मुझे बड़ा वास्ता पड़ता है, तो वो मेफेयर क्लासिक लगा हुआ था, तो मैंने उसके साथ बैठ के थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो उसने अपने बैग में सबसे पहले ये निकाली, ठीक है। तो ये ना एक इसका मैंने नाम कहीं पे लिखा हुआ है, प्रॉक्सीमी टाइप की कोई डिवाइस है, ठीक है। ये आपका बारकोड रीडर टाइप सारा फंक्शनलिटी करती है, और इसके ऊपर ये जो राउंड कलर कहने ये एंटीना लगा हुआ और इसकी अपनी एप्लीकेशन है, काली लिनक्स के साथ भी एम्बेड होकर ये अपने सेक्टर्स रीड कर लेता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फोब्स होते हैं, ठीक है, FOBS इसे कहते हैं हम लोग, या ये जो मेफेयर क्लासिक 1 होते हैं, इसके अंदर ना 16 सेक्टर्स होते हैं और हर सेक्टर के अंदर ना 4 4 ब्लॉक्स होते हैं, और लास्ट ब्लॉक ऑफ ईच सेक्टर हैज़ एन एक्सेस की, तो उसको आप वर्कआउट करके आप उसे निकाल के और उस की को यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे CISSP होगी, ये बहुत इन डेप्थ चलेगी, ये हम 5000 फुट व्यू पे नहीं देख रहे। तो मेफेयर क्लासिक क्रैक हो चुका है। अगर आपकी कंपनीज में कहीं पर आप सिक्योरिटी सिस्टम लगाना चाह रहे हैं जिसमें ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ मेफेयर क्लासिक वगैरह के कार्ड ख़त्म कर दें, और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मेफेयर प्लस SC प्लस और डेस्फायर EV2 जिसके अंदर AES 256 इंक्रिप्शन हो रही है, वो यूज़ करें। मेफेयर क्लासिक के अंदर जो है क्रैकिंग करना, मैन इन द मिडल अटैक करना बहुत आसान है, बल्कि उसके साथ हम लोग वर्कआउट करते हुए हमें पता चला कि कोई डिवाइस होती है जो कार्ड रीडर टाइप की है, ठीक है। वो आप अपने बैग में डाल के किसी शॉपिंग मॉल के अंदर कहीं चले जाए, जितने लोगों के कार्ड्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी ऑफिस को अगर आपने फिजिकल सिक्योरिटी हैक करनी है तो उसके बाहर खड़े हो जाए। तो अपेरेंटली उसने हमारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी हैक करने के लिए वो अपना जो सा है लैपटॉप ले के वेटिंग एरिया में चला गया और उसने 4 से 5 कार्ड जो से क्रैक कर लिए थे, यानी उसे स्निफ कर लिए थे, क्लोन कर लिए थे, और फिर क्लोनिंग करने के बाद उसने हमारे सिस्टम में घुस गया, इवन डाटा सेंटर के अंदर भी घुस गया था। तो इस वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। तो हम लोग अब इसमें मैं जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने दुनिया की बेस्ट फायरवॉल लगाई हुई है, बेस्ट सिक्योरिटी लगाई, मगर आपकी फिजिकल सिक्योरिटी अगर आप टू मार्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो क्लोनिंग ऑफ द कार्ड्स है, मेक श्योर करें कि ये पॉसिबल ना हो, और मेफेयर क्लासिक बैन इट इन योर कंपनी अगर आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है। तो अच्छा, एक्सेस कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं जो कि आपके लॉक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सा है एक एक्सेस कंट्रोल हेड एंड होता है। हेड एंड एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डेटाबेस सारा कुछ पड़े होते हैं, और फिर आपके पास दरवाज़ों के ऊपर आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रीडर डोर लॉक लगा हुआ होता है, और वो जो सा कंट्रोल पैनल के जरिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से बात कर रहा होता है। अगर इन केस ऑफ एक्सेस कंट्रोल हेड एंड डाउन हो जाता है तो वो जो डोर होता है वो किसी नए बंदे को, जिसको अभी आपने 2 घंटे पहले कार्ड इशू किया है, उसको अथेंटिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर रीडर का एक्सेस कंट्रोल सर्वर से रब्ता मुनक़ते हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया तो वो जो सा है आप रीडर जो सा है वो फेल सेफ मोड में ना चला जाए कि हर एक बंदे को आने दे, ठीक है। कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन द CPU, ठीक है, जिसे कंट्रोल प्लेन कहते हैं, जो नॉर्मली ये है, एंड लोकल एक्सेस कंट्रोल पैनल जो आपका एक्सेस कंट्रोल पैनल है, रिजल्ट इन अ न्यू यूज़र नॉट बीइंग परमिटेड एंट्री, ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की एक और चीज़ जो सी है हमारा CCTV आ जाता है। उर्दू IT अकेडमी पे
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हाफ कंप्लीटेड सीसीटीवी की सीरीज़ है। आई सजेस्ट यू ऑल, अगर आप लोग चाहते हैं तो उस सीरीज़ को 1.5 की स्पीड पे रख के यूट्यूब पे ज़रा पीजिए, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब कर लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमारे ट्रेनर ने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ, उसके बाद वो ट्रेनर ज़रा बिजी हो गया अपने प्रोजेक्ट में, तो वो वापस कमिट नहीं कर सके उर्दू आई डी अकेडमी में। तो वो सीरीज़ ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट है। तो वो आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें वो फोकल लेंथ और इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा उसे कवर करने की, मगर डेफिनेटली आई डोंट हैव दैट मच डेप्थ इन द टॉपिक। वो बंदा जो सा है हार्ड कोर सीसीटीवी ही को डील कर रहा था, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ कैमराज, रिकॉर्डर्स, स्विचेस, कीबोर्ड, मॉनिटर दैट अलाउ वीविंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स जो से हैं वो क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम है। अब सीसीटीवी सिस्टम का क्या मकसद होता है? सर्विलेंस करना एक मकसद होता है, असेसमेंट करना एक मकसद होता है, डिटेरेंस जो सा है कि ज़रा देखिए यार सीसीटीवी है तो मैं चोरी ना करूं, और एविडेंशरी आर्काइव भी हो सकता है कि कल को वो एडमिसिबल इन द कोड भी हो और एविडेंस के तौर पे भी आप अपने पास रख सकें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक्सेस कंट्रोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपने सीसीटीवी बाहर लगाना होता है, ठीक है। बाहर का जो आउटडोर कैमरा होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो वेदर कंट्रोल सिस्टम उसके अंदर लगे हुए होते हैं कि भाई एक्सटेंसिव जो सा है उसके अंदर बारिश, फ्लडिंग या आंधी तूफान से वो ख़राब ना हो जाए, उसके कैमरे पे कोई मसला ना हो जाए, ठीक है। और लाइटिंग रिक्वायरमेंट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे। जो लाइटिंग है वो बड़ी चेंज होती रहती है, तो उस हिसाब से उसे एडजस्ट भी करना है। लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सही होनी चाहिए कि जिस जगह आपने मॉनिटर करना उस तरह ही आपने उसकी प्लेसमेंट करनी है। नॉर्मली आप सीसीटीवी अगर कंपनीज में इंस्टॉल करते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मसले क्या हैं कि लोग क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, सीसीटीवी उठा के ले आते हैं, उसका सर्वे नहीं करते। जिस तरह आप वायरलेस डिप्लॉय करते हैं ना, इसी तरह आपको सीसीटीवी डिप्लॉय करना चाहिए कि उसकी असेसमेंट करनी चाहिए कि हमने क्या देखना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज आप नीचे देखें तो ये इमेज एक ही जगह की है मगर 3 डिफरेंट लोकेशन है। ये पार्किंग लॉट है, ठीक है, अंडर द बेसमेंट, और इसके देखें 3 डिफरेंट किस्म से कैमरेज डिप्लॉय करने के तरीक़ेकार हैं। तो एक में जो सा है वो अगर बाहर की लाइट आ रही है तो वो अंदर की डार्क कर देता है, अंदर की अगर वो उसको लाइट करे तो बाहर की जो ब्राइटनेस है वो उसको ब्लर कर रही है। और ये जो सा ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल इमेज है जिसमें नज़र भी आ रहा है ये बंदा, मुझे मेरे ख्याल में ये वाली ज़्यादा बेहतर लगी है, मगर इसमें ये वाला जो एरिया है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मोशन सेंसर फॉल्स पॉजिटिव, अगर आपने कैमरे के साथ मोशन सेंसर लगाया हुआ है तो आपने उसको ऐसे प्लेस करना है, ठीक है, जो फॉल्स पॉजिटिव जनरेट ना करे कि बिल्ली या कोई और चीज़ वहाँ से गुजरे तो वो जनरेट ना करे अलार्म, ठीक है। हीटर, अगर आप सब ज़ीरो टेम्परेचर के अंदर आपने वो कैमरा लगाना है तो उसके अंदर हीटर ब्लोअर पैकेजेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो आपके कैमरे को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देते, पता चले फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। ऑटो आइरिस लेंस विद आउटडोर कैमरा जो एडजस्ट करता है लाइट को कि भाई अगर लाइट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। और फिर इस कैमरे की प्लेसमेंट कि हमेशा सूरज की तरफ फेसिंग नहीं होना चाहिए, सूरज इसकी बैक पे होना चाहिए। उसकी मैंने एक इमेज बड़ा अच्छा ढूंढा हुआ है, मेरे ख्याल में इट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि किस सिचुएशन में हमें कैमरे को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। मकसद इस टॉपिक का ये नहीं है कि आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन इंजीनियर बनाना है, इसका मकसद आप CISS भी बने, और अगर आपकी डोमेन के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन है तो आप उस बंदे से जो डिस्कशन करें तो उससे बात कर सकें इन सारी चीज़ों को। स्पेशल डार्क फोकस फिल्टर कॉल नेचुरल डेंसिटी ND फिल्टर जिसे कहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है काफ़ी अर्सा पहले हम लोग CCTVs पे काम करते हैं, ND फिल्टर कह रहा था, तो मुझे उस टाइम पता चला कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डार्क एरियाज़ होते हैं तो उसके लिए वो ND फिल्टर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड अ डायरेक्ट सनलाइट इनटू इमेज, लुकिंग अवे फ्रॉम द सन, ट्राई टू लुक अवे फ्रॉम द सन व्हेन यूजिंग अ कैमरा आउटडोर, अवॉइड वीविंग टू मच स्काई। अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज आसमान का एरिया देखते हैं तो इट विल एडजस्ट द ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द स्काई, ठीक है। ये WDR वाइड डायनेमिक रेंज फिक्सिंग है जिसमें के अंदर अगर आपकी इमेज के अंदर बाहर की लाइट भी आ रही है और आपने इंडोर भी एडजस्टमेंट करना है तो फिर WDR कन्फिगर करते हैं। अब इसी की तरह जिस तरह सनलाइट है, ये आपको पता है कि आपका सूरज कुछ यूँ काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपना CCTV कैमरा ऐसे लगाएंगे तो वो आपको बहुत क्लियर विजन नहीं देगा, ये सन की वजह से थोड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो इनकी सजेशन ये है कि कैमरा यहाँ होना चाहिए जो बिल्कुल क्लियर विजन दे, ठीक है, बजाय इसके कि इस साइड का। मगर मसला ये है कि अब आपने इस साइड को कैसे कवर करना है, दैट्स अनदर डिफरेंट डिस्कशन, ठीक है। इसी तरह कैमरा इंस्टॉलेशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक डेड जोन होता है और एक डिटेक्शन जोन है कि ये जो एरिया है अगर मैं ये यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो ये मेरा डेड जोन है, तो आपने मेक श्योर करना है मैं यहाँ से वॉक इन करके यहाँ पर ना आ जाऊँ अनटिल अनलेस आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आ जाऊँ। वो अक्सर मूवीज़ के अंदर आप लोग मेरे से ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, आपको पता है कि वो कैमरे का डेड जोन वर्कआउट करते हैं, ठीक है।
पाइथागोनल थ्योरम जो सा है ये यहाँ पे यूज़ होता है कि भाई ये डेड जोन और फोकल लेंथ वर्कआउट करके ना आप पता कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारे कैमरे का डेड जोन क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता है, मुझे नहीं पता ये इस कैमरे के अंदर अगर इसका ध्यान से देखें तो फोग आई भी है। ठीक है, फिक्स पैन कैमरा है। ठीक है, पैन टिल्ट कैमरा है, डोम कैमरा है। ठीक है, फिक्स पैन क्या है, ये मूव नहीं हो सकता, बस ये यहीं पे एक जगह लगा हुआ और ये देखता रहेगा। ठीक है, पैन टिल्ट कैमरा थोड़ा सा मूव भी करेगा। ठीक है, डोम कैमरा जो है ना ये सॉर्ट ऑफ लेटेस्ट कैमरा है, इसको कभी ब्राउनिश भी होता है ताकि नज़र ना आए कि कैमरा मूव भी हो रहा है। यानी मैंने मोस्टली एयरपोर्ट्स के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन देखी है, ये मिलिट्री बेसिस में होता था, अब ये मेरे ख्याल में बहुत कम यूज़ हो रहा है क्योंकि डोम के अंदर भी पेन टिल्ट जूम हो सकता है और ये फास्टर है एज़ कम्पेयर टू PTZ कैमरा। ठीक है, और ये पेन टिल्ट कैमरा काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, बट ये डोम जो सा ये काफ़ी कुछ कवर कर रहा है और इसके अंदर जो सा है वो नाइट विजन कैपेबिलिटीज़ और सारा कुछ ऐड ऑन हो जाता है। पेन टिल्ट और इन सब के अंदर फिक्स पेन कैमरे के अंदर भी होता है, मगर डोम जो सा मोस्टली आप देखेंगे कि ये बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, मगर मेक श्योर करें कि डोम के अंदर भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब IP CCTV के जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको जो सा लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, लेंस सिलेक्शन। ठीक है, अब लेंस सिलेक्शन के लिए आपको एक वैल्यू मिलती है विच इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस टू द पॉइंट ऑफ फोकस मेजर्स इन द मिलीमीटर। ठीक है, अगर आपके पास ये कैमरा है, ये आपका कैमरा है। ठीक है, ये आपका सेंसर है कैमरे का जो देख रहा है, जिस तरह आपकी आंख है। ठीक है, और ये आपका लेंस है। ये लेंस और सेंसर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये फोकल लेंथ कहलाता है। अगर मेरी फोकल लेंथ 18 mm की है तो मैं बहुत बड़ा व्यू देख सकता हूँ। जिस तरह ही मैं उसको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फोकल लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा तो मैं जूम इन करता जाऊंगा। ये 135 है, ये 200 है, ये 300 है। ठीक है, थोड़ा सा इमेज कट गया। ठीक है, और इसके अंदर फिर कैमरे के अंदर दो किस्म के फोकल्स लेंथ आती है, फोकल पैरामीटर्स आते हैं। वन इज़ फिक्स्ड, जिसके अंदर आपकी फोकल लेंथ फिक्स रहती है। ठीक है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, यानी आप उसे जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। दूसरा वेरी फोकल होता है। वेरी फोकल कैमरा जो सा है वो 3.6 mm से लेके 16 mm तक चला जाता है। ठीक है, और भी ये लाजमी नहीं है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है। फॉर द फिक्स फोकल लेंथ लेंसेज टू वेल ओवर 70 mm, 70 mm तक चले जाते हैं। ठीक है, 70 mm काफ़ी बड़ा जूम है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी सीनरी है, इस वजह से आपको ये इतना फील नहीं हो रहा, मगर जब आप 70 mm विद इन ए डाटा वेयर हाउस देख रहे होते हैं तो आपको 17 mm नहीं 2.8 mm आपका काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर आपने बंदा पहचानना है 25 फुट के डिस्टेंस तो मेरे ख्याल में 3.6 या 4 के करीब जो mm है वो आपका काम करता है। ये एक्सेस, ये एक और पिक्चर मेरे जहन में आई, मुझे मिली इंटरनेट से, कि ये बहुत वाइडर रेंज है। ठीक है, 14 mm। ठीक है, हम तो 2.8 3 4 5 6 की बात करेंगे, ये 14-20 mm और ये 600 mm है। ये देखें कितना ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्डिंग के अंदर 600 mm लगाना है। 600 mm इस वजह से लगाना है क्योंकि आप यहाँ बैठ के उस बिल्डिंग की खिड़कियाँ देख रहे हैं। ठीक है, मगर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हाई फाई सिक्योरिटी सिस्टम जो अगर प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वालों को शायद ज़रूरत पड़े। हमारी नॉर्मल आई जो सी है ये इस डायग्राम में थोड़ी सी गलत लिखी है, मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च किया तो 28 to 24 mm हमारी आई जो सी है उसकी फोकल लेंथ बनती है। ठीक है, फॉर सिक्योरिटी कैमरा इन द वेयर हाउस विद हाई विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जहाँ हाई विजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे 2.8 से 4 mm, तो ये देखें ये 2.8 to 4 mm का विजन है, ये आपके वेयर हाउस का लुक आएगी। ठीक है, वहाँ आपको 16 mm नहीं चाहिए कि आप देखें इसके बैक का लोगो क्या है, इसने कौन से कलर की पेंट की जीन्स पहनी हुई है लोगो की। इफ़ द रिक्वायरमेंट इज़ टू पॉजिटिवली आइडेंटिफाई पीपल 25 feet अवे फ्रॉम अ कैमरा, अ शॉर्ट फोकल लेंथ इज 3.6 वुड डू द जॉब। लाइक ये आपका काम करेगी, आप इससे बंदा पहचान सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ सके। 3.6 हमेशा ये याद रखिएगा, 25 feet अवे फ्रॉम अ कैमरा जो सा है शॉर्ट डिस्टेंस और 3.6 mm, तो ये वैल्यूज़ आपको याद हों तो शायद आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, एंड 8 mm और इवन 12 mm लेंस वुड बी फार बेटर। ठीक है, 8 और 12 mm यार ये तो बहुत बेहतर लेंस है ना, यानी आपको वो डिटेल दे रहे हैं, मगर आपका मकसद ये नहीं है कि इस बिल्डिंग से जो बंदा छलांग मार रहा है उसको देखें, आपका मकसद है जिस पार्क के अंदर एंटर या एग्जिट कर रहा है उसको देखें, तो आपका 8 या 12, आई वुड आइडली गो विद 8। ठीक है, अ प्रॉपर लाइट टू डार्क रेशियो फॉर CCTV पिक्चर क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4:1 रेशियो है ये, मैक्सिमम रेशियो 8:1 है कि बहुत ज़्यादा डार्क भी ना हो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो, तो बिल्कुल 4:1 रेशियो इज़ बेटर। ये वैसे ही मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा ये प्रूव करूं कि फोकल लेंथ जो सा है, जिस तरह आपने देखा ये वाली पिक्चर जो सी है ना आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जितना फोकल लेंथ बढ़ता जाता है,
ठीक है, उतना कैमरे और लेंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो आपने देखा होगा लोग अपने कैमरे के आगे जो है वो इतना बड़ा सारा वो क्या लेंस लगाया होता है उन्होंने, वो मुझे आज तक नहीं समझ आया था अभी भी नहीं आता कि वाई दे स्पेंड सो मच मनी उन्हें। ठीक है, तो 420 और 800 mm का जो ये लेंस है कैनन का, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये अब ये लेंस आपका यहाँ पर आ गया, कैमरे का सेंसर ये यहाँ पर है, तो ये लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो फोकल लेंथ जो सा है वो बढ़ जाएगी। जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो आप ज़्यादा जूम इन कर सकते हैं इमेज को। अब आप समझ आई। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 125 पाउंड का है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपको भी पता है, ठीक है, जो लोग ये मेरी तरह बूढ़े हैं उनको तो बिल्कुल पता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने का भी। ठीक है, तो रेजोल्यूशन बहुत मैटर करती है हमारे लिए, हम बहुत सेंसिटिव है रेजोल्यूशन के मामले में। अब तो आप एचडी और 4K की बात करते हैं। ठीक है, कि ग्रेनियर्स बहुत क्लियर इमेज जोन सा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सीसीटीवी है 350 to 288 देता है, ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर। ठीक है, अब बहुत सारे सीसीटीवी जो से बाय डिफॉल्ट 960 के ऊपर हैं, 720p और 1080 के ऊपर है, जिसे हम HD क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, मगर क्लियर द पिक्चर, ज़्यादा पिक्सल्स होंगे तो आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपके लिए स्टोरेज रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़ाहिर है अब 350 to 288 की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अगर 1 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो जो सी है वो आपकी सेव हो जाती 10 MB पे, तो 1024 में आपकी इतनी क्वालिटी की पिक्चर नहीं सेव होगी। तो इसके लिए आपको फिर एडवांस हाई डेफिनेशन हायर स्टोरेज चाहिए होगी। ठीक है, यानी ये CIF है, ये VGA है, ये D1 है, ये 720p और 1080। अब आप देखें कि आप इसके अंदर इसके कंपैरिजन में आप ये बता सकते हैं, ये मुझे लग रहा है कि सबवे की इमेज है, क्योंकि ये सबवे का कप होता है। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को सबवे का आइडिया है या नहीं, सॉर्ट ऑफ एक स्टोर है। ठीक है, फास्ट फूड टाइप, विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन आपको दिखा दी गई। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आती जाती है फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड पे जाने से पहले आपको बताता चलूँ, मुझे फ्रेम पर सेकंड का गेमिंग वर्ल्ड के अंदर किस तरह अंदाज़ा हुआ कि प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग खेल रहे हैं, ये एक नई गेम आई है कि एक जजीरे के ऊपर ना तकरीबन 100 लोग पैराशूट से जंप करते हैं और उसके बाद वहाँ से सामान उठा के एक दूसरे को मारते हैं और लास्ट मैन स्टैंडिंग इज़ द विनर। ठीक है, ये अभी जो सी ये प्री रिलीज़ गेम है, अभी ये फाइनल रिलीज़ नहीं हुई, तो ये अभी तकरीबन 25-30 पाउंड की मिल रही है। तो मैंने कुछ अर्सा पहले ख़रीदी थी। मैं उसको ख़रीदने के लिए मुझे मसला ये था कि मुझे गेमिंग पीसी भी चाहिए था, तो फिर मुझे गेमिंग पीसी लेना पड़ा। और वो गेमिंग पीसी पे मैं बात कर रहा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड से 50 फ्रेम्स पर सेकंड तक आपके पास अच्छी गेम प्ले एक्सपीरियंस आएगा। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा टू बाय द VGA कार्ड। VGA कार्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो लगा के मुझे अभी आलमोस्ट 56 फ्रेम्स पर सेकंड मिल रहे हैं। 56 इज़ ऑसम फ्रेम्स पर सेकंड। और इंटरेस्टिंगली इस गेमिंग पीसी के अंदर जो सा है वो फैंस नहीं लगे हुए। ठीक है, इसके अंदर पानी जो सा है वो रोटेट होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को अंदाज़ा है या नहीं, पर बहुत सारी गेमिंग पीसीज़ के अंदर आजकल पानी के ज़रिए जो सा आप अपनी डिवाइसेस को जो सा वो क्लियर अप करते हैं। गेमिंग पीसी के अंदर बहुत सारे फ़ैन लगे होते हैं, आपके VGA के ऊपर 4 लगे होते हैं, फिर केसिंग के अंदर होते हैं। तो अगर आप पानी से कूलिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। पानी नहीं, घर का पानी सप्लाई नहीं लगी होती, उसके अंदर लिक्विड आया होता है साफ। ठीक है, तो एनीवे फ्रेम्स पर सेकंड के आप फ्रेम्स जो से हैं वो कितनी स्पीड से देख सकते हैं। नॉर्मल आई जो सी है वो ऑलमोस्ट 30-70 फ्रेम्स पर सेकंड जो सा है आपको दिखाते हैं कि आप कितनी स्पीड से पिक्चर्स ले सकते हैं। अगर आप एक पुराना फ़ोन लें जो 3-4 साल पुराना है, तो वो 20 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी 1 सेकंड पे 20 पिक्चर्स लेता है वो। तो जब वो मूवी चल रही होती है तो आपको फील नहीं होती, मगर अगर आप जो लेटेस्ट फ़ोन है उनके फ्रेम्स पर सेकंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, CCTV कैमरा ट्रांसमिट वीडियो इन द इमेजेस 30 फ्रेम इज़ मोर देन इनफ। CCTV के लिए 30 फ्रेम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको मैं 30 और 50 फ्रेम्स या 20 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियो दिखाऊंगा तो आपके लिए डिफ्रेंशिएट करना जो सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर अगर आपको 1 फ्रेम, 5 फ्रेम और 10 फ्रेम के अगेंस्ट 30 और 60 दिखाऊंगा तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेम्स पर सेकंड जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैमरे के लिए। ठीक है, कि आपको हर इवेंट नज़र आना चाहिए। फिर कंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंप्रेशन ये कि आपने जो सा बिटवीन 10 to 100 है, कि अगर आप 1 MB का डाटा करें तो वो जो सा है वो 10 MB का डाटा हो तो वो 1 MB में आ जाए। ठीक है, वो MB को नीचे करना मुश्किल है। MPEG-4 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मुझे नहीं पता था MPEG का एब्रीवेशन ये है। तो MPEG-4 जो सा मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है, मगर दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ये जो सा 60-70 फ्रेम्स पर सेकंड स्मूदर इमेज है, फ्रेम्स पर सेकंड 20-30। मैंने तीनों इमेज टाइप के इमेजेस जो से कैप्चर करके देखे। हमारी जो उर्दू IT अकेडमी की रिकॉर्डिंग है ना वो 40-50 फ्रेम्स पर सेकंड पे हो रही होती है।
ठीक है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट HD क्वालिटी की इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, 60 फ्रेम्स पर सेकंड आई गेस, ठीक है। अच्छा, उस कैमरे के बाद पीछे जो कैमरे जो से आपस में कनेक्ट होके एट द बैक एंड DVR पे लगे होते हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DVR नॉर्मली 8 और 16 पोर्ट का होता है, जिसमें 16-17 कैमरे लगे हुए होते हैं, और उसके अंदर फिर हार्ड कोडेड बर्न होके DVD पे बर्न हो जाता है। ये इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और बीइंग अ CISSP, ये आम इंटरेस्ट, आई एम वेरी सरप्राइज कि CISSP, बीइंग अ CISSP, आपको ये चीज़ बताई नहीं गई, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में पता चला। हर मुल्क की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर आप UK में बेस्ड कर रहे हैं या यूरोपीय यूनियन में, तो ICO की डायरेक्टिव्स पढ़ लें कि वीडियो रिकॉर्डिंग के क्या हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंजरस डायरेक्टिव फ्रांस और जर्मनी के हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग की CCTV रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपने 30 दिन के बाद सारा कुछ उड़ा देना। आप 30 दिन से ज़्यादा रख ही नहीं सकते डाटा, इलीगल है आपके लिए अगर आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो अक्सर अगर हमारे पास एक ऑफिस था पेरिस के अंदर, तो वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ तो पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि रिकॉर्डिंग दो। तो हमने जब रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस की तो उन्होंने कहा तुमने कितनी ऐसी पुरानी रखी हुई है? हमने कहा 30 दिन से ज़्यादा हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा मैं 40 दिन पुरानी। हमने कहा हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं है? हमने कहा लेजिस्लेशन है, रिक्वायरमेंट है। दे वेंट अवे, ठीक है। उन्हें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट आपने 30 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस कंट्री के अंदर CCTV डिप्लॉय कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, बीइंग अ CISSP, इट वुड बी यूर नेक ऑन द लाइन, कि आपको पता होना चाहिए वहाँ की लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो DVR है, ये PII की कैटेगरी में आता है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन कैप्चर, फेस कैप्चर कर रहे हैं, नॉट एक्सप्रेशन, तो चेहरे कैप्चर कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पर्सनल आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, दैट्स वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मॉनिटर्स की बात आ जाती है। हमने कैमरे देख लिए, एक्सेस कंट्रोल देख लिया, बारकोड देख लिया, फोकल लेंथ देख ली, लेंस देख लिए, ठीक है, DVR देख लिया। DVR के पीछे जो आपने सिक्योरिटी सिस्टम के लोग बैठाए हुए हैं, उन्होंने भी तो देखना है। तो एक सिंगल इमेज डिस्प्ले जिसमें एक स्क्रीन के ऊपर एक ही मॉनिटर आता है, स्प्लिट स्क्रीन जिसपे लाइक एक ही स्क्रीन के ऊपर 10-12 कैमरे नज़र आ रहे हैं। फिर एक मैट्रिक्स डिस्प्ले, लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले के, उसके अंदर मैप्स भी आ रहे हैं, पैरामीटर्स भी आ रहे हैं, और साइड पे हमने वो भी कर दिए, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉनिटर्स की बात आ गई। उसके बाद आखिर में सिक्योरिटी गार्ड आ गया, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस एंड डिटेरेंस टू अनऑथोराइज एंट्री। हम समझते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई भी गलत काम हो तो उसे रोके, वो रोक नहीं सकता, वो डिटेरेंट का काम करेगा, अनऑथोराइज एंट्री। बीइंग अ CISSP, आपको एक चीज़ भी 100% याद होनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंसानी जान जो सी है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपके बिलियंस का लॉस हो रहा है और एक साइड पे इंसानी जान बच रही है, तो हमने इंसानी जान बचानी है, ठीक है। फुट पेट्रोल ऑफ अ बिल्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड पार्किंग एरियाज। बहुत सारे सिक्योरिटी कंपनीज के पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। तो एक बिल्डिंग के अंदर अगर बहुत सारे दरवाजे हैं, तो हर दरवाजे के ऊपर ना एक येलो मेटेलिक सा कोई स्टफ़ लगा हुआ होता है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैंने भी यहाँ आके नोटिस किया। तो UK के अंदर वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके हाथ में एक पेन टाइप की चीज़ होती है, वो वहाँ पे मेटेलिक डोर पे लगाता है टू वैलिडेट कि मैं इस एरिया का चक्कर लगा चुका हूँ, ठीक है। तो बीइंग अ CISSP, आपको उस चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। मुझे भी उस चीज़ का नाम नहीं पता, मगर मेरे जहन में अभी आया कि फुट पेट्रोल को वैलिडेट करने के लिए, ताकि उनका सिक्योरिटी हेड जो है वो वेरीफाई कर सके कि मेरे बंदे सही पेट्रोल कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स किस किस्म के होने चाहिए। एक प्रोप्राइटरी होते हैं, यानी कंपनी अपने सिक्योरिटी गार्ड हायर करे। क्वालिटी ऑफ पर्सनल, आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो, उनकी कंपनी लॉयल्टी होती है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। उसकी लिमिटेशन ये है कि आपको एक हायरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टाफ कमिटमेंट करनी पड़ेगी, और ये सारा कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप फ़ौरन ही हायरिंग कर सकते हो, फ़ौरन ही फायरिंग कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। मगर उसके अंदर फिर स्टाफ की जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अनटिल अनलेस आप जो से हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके कॉन्ट्रैक्टर जो से फुली क्वालिफाइड होते हैं, उनके लिए फिर बड़ी प्रेस्टिजियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये बिट ऑफ अ ट्रेड ऑफ है कि आपको देखना है कि आपकी कंपनी की फिजिकल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। अगर आप वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा वेयर हाउस है, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अगर आप मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको फिर सीरियस सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ठीक है, मिलिट्री पर्सनल चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड अपॉन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल और क्लोज सर्किट TV का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में मैं इतना फास्ट भी नहीं जा रहा और बहुत स्लो भी नहीं जा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक कवर हो जाए और ये लेक्चर जो है 15-20 मिनट से ज़्यादा बने भी ना। तो आज हम लोगों ने CCTVs, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल्स,
कुछ बार कोड्स या ये जो हैकिंग ऑफ दिस कार्ड जो सा है मे फेयर क्लासिक का, ये देखा है। और ये बहुत सस्ता टूल है, मेरे ख्याल में 60-70 पाउंड का आ जाता है, जिसके साथ कुछ क्लोनेबल वो भी होते हैं। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये ले सकता है। मे फेयर हैक के नाम पे गूगल करें और आपको ये चीज़ मिल जाएगी मे फेयर क्लासिक को क्रैक करने का, और हाउ टू आइडेंटिफाई इफ इट्स अ मे फेयर क्लासिक और नॉट। उसकी वीडियो भी है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी है, सारा कुछ है। तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं ये फ़िज़िकल सिक्योरिटी हैक करने के लिए, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।